हाँ वही हैप खत्म हो गया उसके बाद कुछ भी नहीं करे नहीं। नहीं नहीं कुछ नहीं। जी। तो अपन कुछ स्टेप्स लिखेंगे कि हाउ टू स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट। इट्स फाइन। आप सभी लोगों ने प्रोजेक्ट लिया हुआ है? ऑप्शन बार नहीं आ रहा। So just wait all of you, just 2 minutes. इस पे कुछ हिट करे थे, किसका लैपटॉप है? शुरू से ऐसा ही है ये। हाँ। हम्म। इसमें एक ऑप्शन आता है सर का बाय डिफॉल्ट करने का। मेरा वो API नहीं रहा था। आपको पता है कौन यूजर इंटरफेस वहाँ फिर उसको डिफॉल्ट सेटिंग करना रहता है। तो काम करना किधर करना होता है। इसमें है देना का। तो आ रहा है सर ऑप्शन अपडेट चेंज। नहीं नहीं, इसमें आ रहा है एक्चुअली स्क्रीन साइज से भी पहले आता था आपको। Okay, so now we'll write on first as a means how to start the project. आप लोगों ने सब लोग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लिया हुआ है ड्राफ्टिंग सर से? यस, सभी लोगों ने इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लिया हुआ है ड्राफ्टिंग सर से या नहीं? नहीं सर। नो सर, सबका सेम है। सबका सेम नहीं है, सबका सेम है तो वो जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए है आपको। आप सभी लोगों को क्या करना है, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट लेना है आपके सर से। ओके, सो सबका प्रोजेक्ट अलग अलग रहेगा, आपको उस पर अपना डिजाइन अप्लाई करना है। तो प्रोजेक्ट कैसा स्टार्ट करना उसकी अपन स्टेप अभी लिखने जा रहे हैं, ठीक है? So for that, how to start the project? Well, give the heading. After the have ending, उसके बाद हेडिंग दीजिए प्रोजेक्ट प्रोसीजर।
प्रोजेक्ट प्रोसीजर, उसके अंदर लिखिए फर्स्ट पॉइंट। तो किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप्स क्या रहता है उसमें? व्हाट यू विल डू, अगर आपको कोई प्रोजेक्ट मिला तो आप क्या करेंगे पहला उसमें? स्केड्यूल बनाएंगे। जी, शेड्यूल बनाएंगे। स्केड्यूल बनाएंगे, कैसा? एरिया फाइंड आउट। वही करेक्ट है, स्केड्यूल कैसा बनाएंगे उसका? तो उसका सब चीज फाइंड आउट करके हैप से। नहीं, हैप तो दूर की है, अभी नहीं। एनीथिंग एल्स? और कोई बताइए, कोई अपना अपना सजेशन दीजिए। ये जरूरी नहीं कि करेक्ट आंसर ही बताना है, सजेशन दीजिए। आपको अगर किसी ने प्रोजेक्ट दिया, एचवी आपको उस पे आर्किटेक्चर प्लान वगैरह दे दिया, आपको बोला उस पे वर्क करना है, तो आप क्या करेंगे फर्स्ट? सर उसको रीड करेंगे पूरा। क्या करेंगे? सर पूरा मैनुअल को रीड करेंगे। वेरी गुड। पहला स्टेप ये रहता है उसमें, ड्राइंग के केस में, कि आप पहले तो ड्राइंग कलेक्ट कीजिए। दैट इज योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। अपन पढ़े थे प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, दैट इज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर और आरसीपी। ये तीनों ड्राइंग आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपको सब सेक्शन चाहिए, एलिवेशन व्यू चाहिए, द डिटेल ड्राइंग इजंट ऑफ द आर्किटेक्चर। उस आर्किटेक्चर ड्राइंग को पूरे डिटेल्स में पढ़ना आप। उससे क्या होगा, आपको ये आइडिया हो जाएगा कि किस रूम में अपन को आपको वेंटिलेशन देने का है, किस रूम में एयर कंडीशनिंग करना है। ओके, इससे ये डिसाइड होगा कि आपको कहाँ पे क्या करने का है। कार पार्किंग है तो वेंटिलेशन करना होगा, टॉयलेट है तो वेंटिलेशन करना है इसमें, बेडरूम ऑफिस है, ये सब में आपको एयर कंडीशनिंग करना है। तो इससे अपने को आइडिया मिल जाता है किस स्पेस में क्या क्या करने का है। तो पहली चीज ये मालूम, तो पहले काम ये रहता कि ड्राइंग को थ्रोली आपको रीड करना पड़ता है। ओके, आफ्टर कलेक्टिंग द ऑल द ड्राइंग्स डिटेल्स, सेकेंड स्टेप में रहता है आपको HVAC के लिए, तो फर्स्ट यू हैव टू गो फॉर व्हाट एज अ सेकेंड स्टेज, एज अ थंब रूल कैलकुलेशन ऑफ हीट लोड। थंब रूल कैलकुलेशन कैसा करते हैं हीट लोड का? हाउ टू कैलकुलेट द थंब रूल? रेसिडेंशियल कमर्शियल। हाँ वही, अगर सपोज कि जनरली कॉमर्शियल का हुआ तो कैसा? 0.06 नहीं, एरिया इंटू 0.07 या 0.08 है अपना, है ना? तो एक एवरेज वैल्यू और सेफ साइड रहते हैं 0.08 के लिए, या सॉरी 0.07 के लिए। उसकी मदद से अपन को क्या मिलता थंब रूल से, कि रूम की टनेज क्या है। ठीक है, टनेज अगर मालूम हो गई, उसके बेस्ट पे अपन क्या कर सकते हैं, एक रफली अपन इक्विपमेंट सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे हैप करने से पहले आपको याद होगा ड्राइंग में अपन AHU FCU डिसाइड करे थे, तभी अपन हैप कर पाएंगे। इसीलिए थंब रूल के बेस्ट पे अपन आपको हैप करना रहता, मतलब डिसाइड करना था इक्विपमेंट, तभी अपन हैप कर सकते हैं। अगर सपोज कि क्लाइंट ने अगर उस इक्विपमेंट को एक्सेप्ट नहीं करा तो नो प्रॉब्लम, एनी हाउ किसी भी तरह अपना हैप सॉफ्टवेयर है, अगर इक्विपमेंट चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा हैप में भी। ओके, बट इनिशियली अपने को एज्यूम करना पड़ता है इसमें। इज इट फाइन? सो राइट डाउन अंडर दैट स्टेप 1, प्रोजेक्ट प्रोसीजर स्टेप 1, मतलब फर्स्ट पॉइंट में लिखिए। आराम से बैठे, नोट्स निकालिए, लिखने का है, उसकी अभी जरूरत नहीं है। जी क्या बोले? सब्जेक्ट? हाँ, ईद की नमाज घर पे पढ़ लीजिएगा। डक्ट साइजर, डक्ट डिजाइनिंग, हाँ बिल्कुल। डक्ट डिजाइनिंग के बाद चिल वाटर आता। हाँ, सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी बिना काम का नहीं रहता। लिखिए, हैप लास्ट कर रहे थे, उसके बाद हेडिंग दीजिए प्रोजेक्ट प्रोसीजर, मतलब प्रोजेक्ट कैसा स्टार्ट करना उसके लिए प्रोसीजर लिखिए। स्टेप 1, गिव द हेडिंग प्रोजेक्ट प्रोसीजर। उसके अंदर लिखिए स्टेप 1, कलेक्ट द
different layouts of the drawing. Different layouts of the drawing. Example. क्या क्या चाहिए अपने को? तो आर्किटेक्चर ड्राइंग में टॉप व्यू चाहिए, है ना, टॉप प्लान व्यू, राइट ऑन. फर्स्ट प्लान व्यू ड्राइंग, कॉमा, सेक्शन ड्राइंग, कॉमा, एलिवेशन ड्राइंग, कॉमा, स्ट्रक्चरल ड्राइंग, and RCP. What is RCP? False ceiling plan, reflected ceiling plan. Okay, RCP. Full stop. Second step. पहले अपने को क्या करना है? प्रोजेक्ट प्रोसीजर है, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहा है, ये सारे ड्राइंग को कलेक्ट कीजिए पहले. सेकेंड में लिखिए study the architectural drawing in detail. Study the architectural drawing in details. Then convert it into color 8. Convert it into color 8. Then lock the layer of architecture file. Full stop. क्या करना है अपने को? पहले आर्किटेक्चरल ड्राइंग भी रहेगा, उसको पूरे रीड करना थ्रोली, मतलब कहाँ पे बेडरूम है, ऑफिस है, क्लासरूम्स है, वॉशरूम्स है. इससे आइडिया क्या मिलता है अपने को? किस रूम को एयर कंडीशनिंग करना है, किस रूम को वेंटिलेशन करना है, किस रूम को कुछ भी नहीं करना है. ओके, स्टोर रूम को कुछ नहीं करने की जरूरत है, छोटी है तो. वॉशरूम को वेंटिलेशन चाहिए, कार पार्किंग वेंटिलेशन चाहिए. ओके, किचन है तो वेंटिलेशन एयर कंडीशनिंग दोनों होना उसके लिए जरूरत पड़ी तो. बेडरूम है तो एयर कंडीशनिंग होना. तो ये सारी चीज अपन को रीड करना पड़ता. देन उसके साथ क्या लिखिए अपन? पूरे ड्राइंग को कलर 8 में कन्वर्ट करना है और उसके बाद उसके आर्किटेक्चर के लेयर को लॉक कर देना है. क्यों ऐसा? क्योंकि अपन आर्किटेक्चर प्लान में कुछ चेंजेस नहीं करना है, अपन को उसके ऊपर क्या करना है? अपना MEP या आपको HVAC ड्राइंग करना है. तो अपने को HVAC ड्राइंग हाईलाइट्स होना और बाकी जो ड्राइंग है वो डिम हो जाना. इसके लिए क्या करते हैं अपन? उसको लॉक कर देते हैं लेयर को. Step number 3. Do heat load calculation by using thumb rule. Do heat load calculation using thumb rule. By considering the factor 0.07. By considering the factor 0.07. क्या है थंब रूल का? एरिया इन मीटर स्क्वायर इंटू 0.06, 0.07, 0.08. तो एक सेफ साइट रहने के लिए, कॉमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो या अपना का इंडस्ट्रियल हो, सेफ साइट, इंडस्ट्रियल नहीं, कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल में 0.07 लीजिए. अगर इंडस्ट्रियल रहा तो 0.09 लीजिए. ठीक है ना? तो बाय टेकिंग द फैक्टर हाउ मच? 0.07 फॉर residential and commercial building, residential and commercial building, and 0.09 for industrial project, and 0.09 for industrial project. Full stop. ठीक है.
तो थंब रूल से अपन को क्या मिल जाता, टनेज। इससे फायदा क्या होता, इक्विपमेंट सिलेक्शन करना पड़ता। आपने हैप करने से पहले याद कीजिए ड्राइंग में अपन मार्क कर रहे थे AHU, FC1, FC2, ये कैसा एक आइडिया था। तो आपको आइडिया कैसा मिलता, थंब रूल से। ओके, तो कहीं पे भी अगर 5 टन से कम आ रहा तो अपन बेटर है कि FCU दे देंगे रूम को इंडिविजुअली, एक रूम को एक FCU, ठीक है। और जिसका टन ज्यादा आ रहा उसको क्या करेंगे, बहुत सारे रूम मिला के HU से ऐड कर देंगे। बट ये आप ये टोटली डिपेंड करता है आप पे, आप जैसा करके देंगे उन्होंने एक्सेप्ट करते हैं। उनको अगर चेंजेस कराना रहता तो फिर आपको बोलते हैं आप ये चेंजेस कर सकते क्या, तो आप चेंजेस कर लेंगे उसके बिना। बट पहले आपको अपना देना है ड्राइंग, ठीक। स्टेप नंबर 3, 4, step number 4, based on thumb rule result, based on thumb rule result, based on thumb rule result, select the required mechanical equipments, select the required mechanical equipments. Example, FCU or AHU. Example, FCU or AHU. ओके, मतलब FCU और AHU आप सिलेक्ट कर लीजिए उसको, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, स्टेप नंबर 5। इसके बाद क्या करेंगे, हैप कैलकुलेशन करेंगे। राइट, डू हैप कैलकुलेशन, do have calculation for HLC, do have calculation for HLC. HLC stand for लोड कैलकुलेशन। HLC का मतलब क्या होता, हीट लोड कैलकुलेशन। Do the for HLC, okay. Then note down tonnage and CFM. Then note down tonnage and CFM. Then note down tonnage and CFM. Full stop. Next line. Next point. Step number 6. Based on HAP result, prepare single line drawing. Based on HAP result, prepare single line drawing, that is called as concept drawing. 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 मतलब जो सिंगल लाइन ड्राइंग करते हैं ना, जस्ट मशीन प्लेसमेंट करके डिफ्यूजर करके सिंगल लाइन से ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ए कॉन्सेप्ट ड्राइंग और डिजाइन ड्राइंग। लिखिए, कॉन्सेप्ट ड्राइंग और डिजाइन ड्राइंग। सो क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ड्राइंग और डिजाइन ड्राइंग। फुल स्टॉप, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ड्राइंग आप क्या करें, बना लिए। कॉन्सेप्ट ड्राइंग के बाद नेक्स्ट अपन को करना है फ्रेशर की कैलकुलेशन करनी है। ओके, राइट ऑन। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 7, do the calculation for fresher requirement. Do the calculation for fresher requirement. Fresher requirement of condition spaces, by using the formula and ASHRAE 62.1 standard, by using the formula and ASHRAE 62.1 standard, ASHRAE 62.1 standard, वेंटिलेशन का यही स्टैंडर्ड है ना, ASHRAE 62.1, ASHRAE 62.1 स्टैंडर्ड। क्या है फॉर्मूला, 0.
What is the formula to find out the condition space? Formula for the fresh air? 0.2. 0.2 ऐसा कब लिखे आप 0.2? फॉर्मूला क्या है? CFM पर पर्सन इंटू नंबर ऑफ पीपल प्लस CFM पर फीट स्क्वायर इंटू एरिया. यही होता है. इंटरव्यू में जाने के बाद पूछते हैं व्हाट इज द फ्रेश एयर कैलकुलेशन फॉर्मूला. कैसे कैलकुलेट करते हैं? ऐसे ही बोल के आते हैं 10%, 20%. वो आंसर नहीं है, वो थंब रूल है आपका. एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकलता है? तो फॉर्मूला है उसके लिए. क्या फॉर्मूला? CFM पर पर्सन इंटू नंबर ऑफ पीपल. से पढ़े थे? कभी नहीं पढ़े थे? पढ़े थे ना? Yes, E20 में पढ़े, E20 से पहले भी पढ़े अपन. By using the formula and ISS 62.1 standard लिखिए. FS CFM is equal to fresh air CFM equal to ऐसा लिखिए. Fresh air CFM is equal to, what is the formula for it? C CFM per person into number of people plus CFM by per feet square. CFM per feet square Into area feet square. into area, and area must be in area in square feet. Is okay? CFM per person into number of people plus CFM per square into area. इससे आपको क्या मिल जाता? सभी आपको रूम के फ्रेशर कितने चाहिए वो आपको मालूम चल जाता. अच्छा, FAHU किसके लिए? FAHU किसको एयर सप्लाई करता? FAHU से एयर किस रूम को सप्लाई करते हैं? FAHU से किस रूम को एयर सप्लाई करते हैं? FCU. हाँ, जिस रूम को अपन FCU दिए वो सभी रूम को क्या देना है? FAHU से एयर सप्लाई करना है. ओके, तो आपको क्या करना है? अलग करना है, क्योंकि आप सभी रूम का क्या फाइंड आउट करेंगे? फ्रेशर रिक्वायरमेंट. तो सभी रूम का उसमें से आपको HU भी रहेगा, FCU भी रहेगा. तो आपको क्या करना है? जिस रूम को FCU से दिए उस रूम को अलग करना है, और उसके बेस्ट पे क्या करना है? अपने को FAHU की कैपेसिटी मालूम करनी है. ठीक है ना? ना राइट. क्या लिखे अपन? फुल स्टॉप. नेक्स्ट स्टेप लिखिए. इन द नेक्स्ट स्टेप राइट. स्टेप नंबर 8 लिखिए. स्टेप नंबर 8, separate the room
served with, separate the room served with FCU, separate the room served, सर्व करते हैं ना, खाना सर्व करते हैं, हाँ वैसा है सर्व्ड, उसमें V के बाद ED लगा दीजिए, E के बाद D लगा दीजिए, सर्व्ड with FCU, add there fresh air CFM, add there fresh air CFM, add there fresh air CFM, then calculate FAHU capacity, then calculate FAHU capacity, then calculate FAHU capacity. FAHU का मतलब शेयर हैंडलिंग fresh air handling unit. फ्री एयर हैंडलिंग यूनिट, घर पे जाके पढ़ रहे हैं कि Yes. सब फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट होता होगा. FAHU स्टैंड फॉर फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट, FAHU. तो FAHU से एयर किसे सप्लाई करना है, FCUs को. ओके, इसलिए उसके सारे CFM को ऐड कर दीजिए जिस रूम को वो सर्व कर रहा, और उसके बेस पे क्या फाइंड आउट करना है आपको, FAHU की कैपेसिटी. फुल स्टॉप. नेक्स्ट स्टेप में लिखिए, स्टेप नंबर 9. Convert single line drawing into double line. Convert single line drawing into double line called as detailed drawing, called as detailed drawing. Okay, called as detailed drawing. अच्छा नहीं, detailed drawing नहीं, sorry, detailed drawing is different. कट कीजिए, detailed को कट कीजिए और क्या लिखे, पहले क्या लिखे थे, concept drawing और design drawing. Okay, and it is what as your final drawing, you can say final drawing लिखिए. Yes, final drawing. Detailed drawing किसको बोलते हैं, पूरा डिटेल्स क्या, डिटेलिंग किया होता है. जैसे अपन जैसे डिटेलिंग क्या रहता है आपको, जैसे FCU लगा के रखे तो FCU के साथ आपको क्या क्या उसके फिटिंग्स है उसको सेक्शन में कट करके दिखा, तो वो डिटेल ड्राइंग्स होगा. ओके, डक्ट अगर है तो सेक्शन कट करके दिखाना, कितना इंसुलेशन है, कितना थिकनेस डक्ट का है, कहाँ पे अपन ये सपोर्ट्स दे रहे हैं, तो ये सारे डिटेल्स ड्राइंग. ठीक, फुल स्टॉप. नेक्स्ट स्टेप राइट. Do the ventilation design and drafting. Do the ventilation design and drafting for toilet, comma kitchen and car parking. Toilet, kitchen, car parking and stairwell. क्या लिखे, do the designing and drafting, how design the ventilation for, क्या लिखे, So do the ventilation designing and drafting for toilet, kitchen, car parking, kitchen and Stairwell. stairwell का मतलब सीढ़ी का कुआं, कहीं देखे ऐसा, सीढ़ी का कुआं कहीं देखे, कुएं से नहीं पानी सर. निकालते हैं ना. हाँ सर, हाँ. सीढ़ी वो का किनारे कुआं किनारे कहीं जो लगा देखे? रहता है. हाँ वैसा नहीं, बस सिंपल जो अच्छा. अपना स्टेयरकेस रहता है ना बिल्डिंग में, सीढ़ी से जी. जा रहा है उसी को स्टेयरवेल बोलते हैं. ठीक है, ओके सर. उसकी भी आपको प्रेशराइजेशन करनी रहती है, तो क्या लिखे, फॉर स्टेयरवेल, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लिखिए, स्टेप नंबर 10. 11. स्टेप नंबर 11 लिखिए.
स्टेप नंबर 11 में लिखें, डू चिल वाटर पाइप साइजिंग, डू चिल वाटर पाइप साइजिंग, and then prepare the schematic drawing. Then prepare the schematic drawing. Do the chill water pipe sizing, and prepare the schematic drawing. What is the meaning of schematic drawing? Schematic, SCHMATIC, schematic drawing. Schematic drawing का मतलब ये होता है आप छत पे HU रख लिए, एक एलिवेशन में दिखाना है, सेक्शन में दिखाना है, एच चिल्लर से आपको क्या आ रहा, पाइप आ रहा, डिफरेंट इक्विपमेंट्स को कनेक्ट हो रहा, जस्ट लाइक राइजर ड्राइंग की तरह बना के दिखाना, दैट इज स्कीमेटिक ड्राइंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, प्रिपेयर द व्हाट, स्कीमेटिक ड्राइंग, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लिखिए, do ESP calculation, do ESP next step, do ESP calculation for fan sizing, do ESP calculation for pipe sizing, for pipe sizing, sorry क्या लिखे, do ESP calculation for fan sizing, not pipe, for fan sizing of, for fan sizing of AHU, FCU, AHU, FCU, car parking ventilation, toilet ventilation, kitchen ventilation, and etc. AHU, FCU, comma, टॉयलेट वेंटिलेशन, कार पार्किंग वेंटिलेशन, किचन वेंटिलेशन एंड ETC. मतलब जहां पे भी फैन दिखेगा आपको उसकी कैपेसिटी कैसे फाइंड करते हैं, तो ESP कैलकुलेशन करना है, फुल स्टॉप. नेक्स्ट स्टेप, इन द नेक्स्ट स्टेप राइट, डू पंप हेड कैलकुलेशन, डू पंप हेड कैलकुलेशन फॉर पंप कैपेसिटी, do pump head calculation for pump capacity, full stop. मतलब जहां पे भी पंप दिखेगा आपको उसकी कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा अपने को, पंप हेड कैलकुलेशन. ओके, जैसे चिलर के पास आप देखा होगा प्राइमरी पंप, सेकेंडरी पंप, तो उसकी कैपेसिटी कितने HP का उसमें मोटर लगा हुआ है, इसके लिए क्या फाइंड आउट करते हैं, पंप हेड कैलकुलेशन. ओके, तो ये सारे चैप्टर्स अपने को होने का है. It is very, very important. Okay. Next step. Prepare the schedule for mechanical equipment. Prepare the schedule for mechanical equipment, comma, schedule for mechanical equipment, comma, air terminal devices and etc. Air terminal devices and etc. etc. कैसा बनाते हैं शेड्यूल ATD का, तो ATD कितने साइज का, कितने क्वांटिटी बनाते ना ऑटोकैड में, टेबल बना के बनाते कि नहीं, सप्लाई डिफ्यूजर इतने साइज का है, कितने क्वांटिटीज है, उसको शेड्यूलिंग बोलते हैं. वैसा ही आपको ऑटोकैड में या एक्सेल में आपको ये बनाना पड़ता कि कितने FCU है, कितने क्वांटिटी में है, कितना CFM और कितना टनेज है. ओके, बस उसका शेड्यूलिंग कर देना. सिमिलरली FCU का भी, सिमिलरली जितने फैंस है सबका. ओके, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट स्टेप, प्रिपेयर द स्कीमेटिक ड्राइंग फॉर एयर साइट. Prepare the schematic drawing for air site.
Prepare the schematic drawing for air site. Full stop. इसका मतलब जैसे अभी अपन देखें पाइपिंग करने के बाद अपन को स्कीमेटिक ड्राइंग करना है, मतलब चिलर से अपन पाइप ले जाकर कितने फ्लोर को ले जा रहे हैं और कितने हर फ्लोर पे कितने एफसीयूज है, कितने एएचयूज को कनेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? एज अ स्कीमेटिक. सिमिलरली एयर साइट में अगर आपने एक एएचयू प्लेस करा है तो एएचयू से कितने फ्लोर को दे रहे हैं आप, उसकी ड्राइंग करनी है आप. दैट इज स्कीमेटिक. वो सर बताते हैं आपको ड्राफ्टिंग में कैसा करना. ओके, आई थिंक बताए भी होंगे शायद. नहीं. हाँ वो बताते हैं सर आपको. ठीक है, स्कीमेटिक ड्राइंग आपको सर बताते हैं इंशाल्लाह. नेक्स्ट स्टेप राइट. Prepare bill of quantity. Prepare bill of quantity. ब्रैकेट में लिखिए BOQ. Prepare bill of quantity. ब्रैकेट में लिखिए BOQ और BOQ ब्रैकेट क्लोज और bill of material और bill of material ब्रैकेट में लिखिए BOM. बिल ऑफ क्वांटिटी और बिल ऑफ मटेरियल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके पूरा प्रोजेक्ट हो गए, उसमें क्या क्या आपने यूज करा उसका आपको शीट बनाना है. ओके, तो बीओक्यू और बिल ऑफ मटेरियल. नेक्स्ट स्टेप में लिखिए. नेक्स्ट स्टेप में लिखिए डू एक्सपेंशन टैंक साइजिंग. डू एक्सपेंशन टैंक साइजिंग. डू एक्सपेंशन टैंक साइजिंग. Full stop. Next step. Last point. कितना नंबर स्टेप? 18. Last step लिखिए. Do estimation and costing of the project. Do estimation and costing of that project. Full stop. Costing ऑफ द प्रोजेक्ट. ओके, तो लास्ट जो स्टेप है ये डिपेंड करता है कंपनी पे. कंपनियां करा रही तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं. अपन ये सब कुछ पढ़ेंगे. ओके, सब कुछ आने का अभी डिजाइन में. इज इट ओके? तो ये सारे प्रोजेक्ट प्रोसीजर है. आपको जब प्रोजेक्ट मिलेगा तो ये सारे स्टेप्स फॉलो करके अपने को बढ़ना रहेगा. ठीक है, तो अब आसानी रहती. नाउ लेट अस कम टू द न्यू चैप्टर, डक्ट डिजाइनिंग. गिव दैट डक्ट डिजाइनिंग. Duct designing. जोर से बोलने से गला सूख रहा. सर. यस सर, वो पंप कैपेसिटी वाला कितना बड़ा चैप्टर है? वो एक दिन का है. ठीक है. एक क्लास लगता है उसमें पंप के पास, जिसको अपन हाइड्रोलिक कैलकुलेशन भी बोलते हैं. जी सर. Duct designing. So tell me, what is a duct? Duct किसे बोलते हैं? बॉक्स. अच्छा, एक एयर फ्लो होता है. कैसा डिफाइन करेंगे फिर आप? हाउ विल यू डिफाइन इट? CFM. अच्छा, डक्ट को डिफाइन करते CFM से, एयर फ्लो को डिफाइन करते CFM से. और डक्ट को डिफाइन करने का मतलब कैसे? अगर सपोज इंटरव्यू में पूछो व्हाट इज डक्ट तो क्या बोलेंगे उसको? CFM. बॉक्स. Sir, a tube which carry liquid So, gases. very simple. It is what as a enclosed passage. एक वो closed passage है जिसके थ्रू एयर सप्लाई होगा या रिमूव होगा. यूज्ड इन व्हाट? HVAC सिस्टम. बताओगे वही डेफिनेशन है इसका. ठीक है ना? तो रिमूव में आपको एग्जॉस्ट भी आ सकता, रिटर्न भी आ सकता. लिखिए. इंट्रोडक्शन.
इंट्रोडक्शन में लिखिए a duct is a conduit. A duct is a conduit. CONDUIT. Duct is a conduit or enclosed passage through which, ऐसा नहीं, through which नहीं, ऐसा क्या लिखे? Duct is a conduit or enclosed passage used in HVAC system, systems for supplying air or removing air. For supplying or removing air. For supplying or removing air. Full stop. ठीक है ना? Very simple. In the next line, write down. Duct designing is also called as duct work. Duct designing is also called as duct work. DUCT Duct work. Duct work. DUCT duct WORK work. ठीक है? Also called as what? Duct work. Full stop. मतलब duct designing को और भी क्या बोलते हैं नाम? Duct work. Fine. How many types of duct systems do we have? कितने टाइप्स के duct systems है? वो shapes है, system नहीं है. Systems कितने टाइप्स के हैं? There is a supply air duct, return air duct, fresh air duct, exhaust air duct. The 4 different types of duct systems are there. Okay, लिखिए. सब हेडिंग दीजिए. Types of duct systems. Types of duct systems. Types of duct systems. First लिखिए. Supply air duct. ब्रैकेट में लिखिए SAD. सेकेंड लिखिए रिटर्न एयर डक्ट RAD. फ्रेश एयर डक्ट FAD. एग्जॉस्ट एयर डक्ट EAD. ठीक है, फुल स्टॉप. तो ये सारे क्या है? डक्ट सिस्टम्स है. नाउ नेक्स्ट सब हेडिंग दीजिए. टाइप्स ऑफ डक्ट शेप्स. टाइप्स ऑफ डक्ट शेप. कितने डिफरेंट टाइप्स के शेप्स हैं? 3 टाइप्स. व्हाट आर दे? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, राउंड. इसके बाद और भी है ना, स्पाइरल टाइप. फ्लेक्सिबल डक्ट है आपका, और ओवल डक्ट है जिसको एलिप्टिकल डक्ट भी बोलते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स है किसके? डक्ट के. मटेरियल क्या क्या है डक्ट के? डक्ट के मटेरियल क्या क्या है? एल्यूमिनियम, galvanized iron or steel, then stainless steel, fiberglass, और puff, polyurethane foam. These are the different material. फाइबरग्लास का भी रहता कहीं कहीं पे, रेयरली यूज होता हर जगह में. ओके, बट मोस्टली कौन सा यूज होता? गैल्वेनाइज्ड स्टील. ओके, अगर क्लीन रूम रहा तो क्या यूज होगा? स्टेनलेस स्टील या एल्यूमिनियम. ठीक है, तो पहले क्या लिखे? टाइप्स ऑफ डक्ट शेप्स लिखे. राउंड, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, ओवल, फ्लेक्सिबल, स्पाइरल.
Okay. Then give the subheading. Types of duct material. Types of duct material. Note down this total. Galvanized iron, aluminium, fiberglass, thick black, galvanized steel, polyurethane foam, stainless steel. So these are the total material of the duct. Then also note down this insulations. पहले यहाँ पे duct तक लिखिए 7 तक. Only up to here 7 point. Over. Then give the heading, subheading, duct insulation. Duct insulation. First लिखिए indoor duct. Indoor duct. इसके अंदर लिखिए 25 to 40 mm, 25 mm to 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 40 mm, thick fiberglass insulation, thick fiberglass insulation, density 24 kg per meter cube. Fiberglass insulation, density 24 kg per meter cube, or 25 mm to 40 mm, 25 mm to 40 mm, thick nitrile rubber, thick nitrile, nitrile, N-I-T-R-I-L-E, thick nitrile, N-I-T-R-I-L-E, nitrile rubber. रबर बोले तो RUBBER, रबर. हो गया. नाइट्राइल रबर. ओके, ब्रैकेट में लिखिए नाइट्राइल रबर इंसुलेशन, नाइट्राइल रबर इंसुलेशन, ब्रैकेट में लिखिए डेंसिटी इक्वल टू 20 TO2 20 to 40, 20 TO2 40 kg per meter cube, 20 to 40 kg per meter cube.
तो दो मेटेरियल हो गए इंसुलेशन के। पहला क्या हुआ, फाइबर ग्लास इंसुलेशन, जिसकी थिकनेस क्या रहेंगे, सेम 20 to 40 mm, और डेंसिटी कितना रहेगा 24 kg। और नाइट्राइल रबर इंसुलेशन, जिसकी डेंसिटी कितनी रहेगी 20 kg पर मीटर टू 40 kg पर मीटर क्यूब। ओके, उसकी डेंसिटी रहेगा। आउटडोर या प्लांट रूम के लिए सेकेंड लिखिए, आउटडोर एंड प्लांट रूम। आउटडोर एंड प्लांट रूम। अच्छा, इसमें एक मिनट, यहाँ थोड़ा जगह है यहाँ पे बचे हुई। यहाँ पे क्या लिखे थे, और नाइट्राइल रबर इंसुलेशन इन द ब्रैकेट 20 to 40 kg per meter cube ब्रैकेट क्लोज with एल्यूमिनियम फॉइल, AL शॉर्टकट लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम AL फॉइल, FOIL, एल्यूमिनियम फॉइल, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लिखिए आउटडोर एंड प्लांट रूम। सेकेंड लिखिए आउटडोर एंड प्लांट रूम। इसके अंदर लिखिए 50 mm thick fiberglass insulation rigid, 50 mm thick fiberglass insulation rigid, density 48 kg per meter cube, density 48 kg per meter cube, और glass insulation rigid, density 48 kg per meter cube bracket close, और 50 mm thick nitrile rubber insulation, और 50 mm thick nitrile rubber insulation, nitrile rubber ब्रैकेट में लिखिए डेंसिटी इक्वल टू 40 TO2 50 60 भी आता है उसमें, 40 to 60 लिखिए, 40 to 60 kg पर मीटर क्यूब, 40 to 60 kg पर मीटर क्यूब ब्रैकेट क्लोज with aluminium foil and 0.6 mm of aluminium cladding ब्रैकेट क्लोज के बाद with aluminium foil and 0.6 mm aluminium cladding, with aluminium cladding। अभी इसका मतलब क्या अपन देखेंगे अभी, फुल स्टॉप। ठीक है, इसको स्टार मार्क दीजिए, ये आपको रट्टा मार के याद रखना है। ओके, तो डक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन आएगा तो वो जरूर पूछेगा अबाउट द वर्ड डक्ट इंसुलेशंस। ओके, फुल स्टॉप। नाउ व्हाट इज द एस्पेक्ट रेशियो, व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो? 1:4। नहीं, वो वैल्यू नहीं पूछ रहा हूँ, डेफिनेशन। हाउ डू डिफाइन व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो? कैसा निकालते हैं एस्पेक्ट रेशियो? डक्ट साइज से निकालते हैं। width by height is called as what? So very simple, longer side to the shorter side ratio is called as what? Aspect ratio. As per the SMAC now, the ASHRAE, it must be between what as a 1:1 to 4:1 है ना। मतलब width by height जो है 4 से कम रहना या इक्वल रहना, और 1 से ज्यादा या इक्वल रहना, ठीक है। देखिए एस्पेक्ट रेशियो, नोट डाउन दिस टोटल। सर लिखना है पूरा? जी पूरा लिखना है। Tomorrow also you having a designing class. In this week, regularly you having a designing class.
अगर एस्पेक्ट रेशियो 1:1 रहा तो किस टाइप का डक्ट होता है वो? हाँ, तो क्या हो जाता है वो? स्क्वायर डक्ट। तो अगर एस्पेक्ट रेशियो इज 1:1, इट मींस इट इज अ व्हाट? स्क्वायर डक्ट। ओके। और बाकी सब जो भी रहेगा वो रेक्टेंगुलर डक्ट रहेगा। तो मैक्सिमम कितना परमिसिबल है? 4:1। इसमें तो दिस इज द व्हाट? एस्पेक्ट रेशियो। जस्ट लुक एट हियर नाउ। ये देखिए साइड पे ये डक्ट वर्क हो रहा, दैट इज अ डक्टिंग। तो ये डक्ट फैब्रिकेट हो रहा साइड पे। तो कभी साइड पे फैब्रिकेट होता या नहीं तो फैक्ट्री में ये फैब्रिकेट होके आता था। तो साइड पे क्या करते हैं? जस्ट उसको ज्वाइन करते हैं। ओके। तो यहाँ देखिए ज्वाइनिंग कर रहे हैं यहाँ पे एक दूसरे को। नेक्स्ट इसे क्या करते हैं? फिर हैंग करते हैं विथ हैंड ऊपर। व्हाट आर सपोर्ट्स? तो ये शेप क्या है डक्ट का? ये स्क्वायर है। ओके। इसको क्या बोलते हैं? इस फिटिंग को क्या बोलते हैं? राउंड डक। फिर फ्लेक्सिबल दिख रहा है आपको? एल्बो। कौन सी एल्बो है? ये 45 डिग्री एल्बो है और यहाँ पे 90 डिग्री एल्बो आपको रिड्यूसिंग टाइप है। स्ट्रेट डक्ट। ये आपको फ्लेक्सिबल किधर से दिख रहा है? तो वो तो रू ये जिगजैग कैसा है जी? ये तो फिटिंग लगा हुआ ना यहाँ पे। इंटरव्यू में कहीं आपको दिखा था कि ये क्या है तो बोलते कि फ्लेक्सिबल डक्ट, सीधा करता कि बाहर चले जाओ। फिर ये फ्लेक्सिबल नहीं है ना, ये सॉलिड डक्ट ही है। सॉलिड डक्ट में फिटिंग्स है इसके। अब फिटिंग देके उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं अपन कितनी दफा होगी। स्क्वायर डक्ट। ओके। तो तो ये अपना क्या सिस्टम इस तरह वर्क करता है, ये तो देखे थे पहले भी। ये देखिए डक्ट के ऊपर ये इंसुलेशन है और इंसुलेशन के ऊपर एक एल्यूमिनियम फॉइल्स है। अभी अपन लिखे ना इंडोर डक्ट में। डक्ट आप इंडोर का मतलब जो बिल्डिंग के अंदर डक्ट है। तो बिल्डिंग के अंदर जो डक्ट है उसमें क्या है? फाइबर ग्लास रहता है या नहीं तो नाइट्राइल रबर। तो नाइट्राइल रबर और फाइबर ग्लास के साथ साथ क्या लिखे अपन? विथ एल्यूमिनियम फॉइल लिखे थे उसमें। विथ एल्यूमिनियम फॉइल इन द इंडोर डक्ट में। तो ये एल्यूमिनियम की फॉइल ऊपर से लगी हुई है इस तरह। एक्चुअली इंसुलेशन इस तरह रहता है वो। ये देख रहे हैं? इट इज अ इंसुलेशन। ये इंसुलेशन मटेरियल ये फाइबर ग्लास मटेरियल है। ये कौन सा मटेरियल है? फाइबर ग्लास। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ? ये एल्यूमिनियम फॉइल है ताकि इंसुलेशन को ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये एल्यूमिनियम फॉइल लगा हुआ। तो ये सब में रहेगा, इंडोर के लिए या आउटडोर के लिए भी। आउटडोर में भी क्या लिखे थे? विथ एल्यूमिनियम फॉइल। और आउटडोर में एक्स्ट्रा लिखा हुआ क्या वहां पे? 0.6 mm ऑफ एल्यूमिनियम क्लाइडिंग आउटडोर के लिए या प्लांट रूम के लिए। वो क्या है देखेंगे अपन। ये देखिए ये कौन सा इंसुलेशन है? कौन सा इंसुलेशन है? फाइबर ग्लास। और इसके ऊपर ये क्या लगा हुआ है? एल्यूमिनियम फॉइल। ओके। ये नाइट्राइल रबर है, ये देख रहे हैं? ये क्या आपका नाइट्राइल रबर है। फाइबर ग्लास कैसा दिखता है? अभी देखिए अपन, ये फाइबर ग्लास है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल है। यहाँ पे जस्ट नाइट्राइल रबर इंसुलेशन है बट इसके ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल नहीं दिया हुआ। ओके, एल्यूमिनियम फॉइल नहीं दिया हुआ। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर नाइट्राइल रबर पे एल्यूमिनियम फॉइल दिया रहेगा तो इस तरह दिखता है वो। इसमें टाइम लगता है देखने में। अगर नाइट्राइल रबर पे एल्यूमिनियम फॉइल दिया रहेगा तो इस तरह दिखेगा। इसकी कॉस्ट ज्यादा आती और जिसपे बिना एल्यूमिनियम का है वो कॉस्ट कम रहता है। बट अगर ये दी तो क्या होता है? इंसुलेशन प्रोटेक्शन रहता है, मतलब जल्दी खराब नहीं होता वो। ओके। तो नेक्स्ट, तो ये इंडोर में अंदर फाइबर ग्लास हो सकता है या नाइट्राइल रबर। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है? एल्यूमिनियम फॉइल फॉर द प्रोटेक्टेड। डक्ट के ऊपर डायरेक्टली अपन क्या लगा सकते हैं?
डिफ्यूजर विदाउट फ्लेक्सिबल। ये कौन सी टाइप की डक्ट है? ओवल डक्ट है या इलिप्टिकल डक्ट। ठीक है, यहाँ देखिए आपका टर्मिनल यूनिट्स है एफसीयू। ये देख रहे हैं यहाँ पे ड्रेन पाइप है। ये जैसे एसी में से देखते पानी कंटिन्यूअस आता रहता है, तो वो ड्रेन होके यहाँ से जाता है, ये ड्रेन पाइप है। यहाँ पे देखिए यू ट्रैप लगा हुआ, ताकि इस पाइप का जो स्मेल है मशीन को वापस नहीं जाना। कभी कभी ऐसा देखते पुरानी बिल्डिंग में गए तो एसी चल रही बट स्मेल आता रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये यू ट्रैप जो करेक्ट नहीं लगा रहता। तो यू ट्रैप क्या करता, वाटर वहां पे ट्रैप होके स्मेल को आने नहीं देता यहाँ पे। तो मशीन है। ये क्या लगा हुआ यहाँ पे? ये फायर फाइटिंग की पाइप है, स्प्रिंकलर लगी हुई यहाँ पे। ये क्या है? कूलिंग टावर। इट इज व्हाट है? कूलिंग टावर। यहाँ पे भी देखिए डक्ट, डिफ्यूजर्स। इसको सस्पेंड कर रहा है विथ व्हाट हैंगर एंड सपोर्ट। और सपोर्ट कहाँ पे जाएगा? विथ स्लैब में क्या करते हैं उसको नट रन बट से हिंच करते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं उसको उसमें। ये डक्ट है, यहाँ पे भी देखिए स्टेयर डक्ट ज्वाइन किया हुआ। यहाँ पे नीचे शूनेक लगा के क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली डिफ्यूजर कनेक्ट कर रहे हैं विदाउट फ्लेक्सिबल। और डक्ट के यहाँ पे सपोर्ट दिए हुए। और ये क्या होता है, यहाँ पे ये फिक्स होता। ये कौन सी टाइप की है टर्मिनल? ये क्या है? ये स्लॉट डिफ्यूजर है। इसको क्या बोलते हैं? स्लॉट डिफ्यूजर। पढ़े थे या नहीं पढ़े? ड्राफ्टिंग में पढ़े हैं। ये स्लॉट डिफ्यूजर है। ये 2 स्लॉट्स है इसमें। कहां पे यूज करते हैं? जहां पे अपने को वर्टिकल डाउन थ्रो रहा वहां पे यूज करते हैं। ये देखिए ये क्या है? मशीन के तुरंत बाद एक कनेक्शन पीस रहता है, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल कनेक्शन या कैनवास। इसको क्या बोलते हैं? फ्लेक्सिबल डक्ट कनेक्टर या नहीं तो कैनवास। इसकी यूज क्या है? यहाँ पे मशीन लगी हुई, तो मशीन जब चलेगा तो वाइब्रेशन रहता है उसमें। तो वाइब्रेशन अगर ट्रांसफर हुआ तो डक्ट पूरा वाइब्रेट होता रहता है। तो उसके वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए यहाँ पे रबर का आपको यहाँ पे कनेक्शन पीस रहता है। तो इसकी वाइब्रेशन रबर एब्जॉर्ब कर लेता, आगे ट्रांसफर नहीं होता। ये क्या है? ये डिफ्यूजर है। और डिफ्यूजर के ऊपर क्या लगा हुआ? प्लीनम बॉक्स। डिफ्यूजर के ऊपर क्या लगा हुआ? ये प्लीनम बॉक्स। कभी डक्ट को डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं डिफ्यूजर से, कभी उसको प्लीनम बॉक्स लगा के तब कनेक्ट करते हैं। दोनों में फायदा ये है जहां पे साउंड का कोई मैटर नहीं है। जैसे सुपरमार्केट में पहले से साउंड रहता, डायरेक्ट फ्लेक्सिबल डिफ्यूजर कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा साउंड ज्यादा रहता, मतलब 40 डेसिबल रहता, कोई बात नहीं चलता। बट ऑफिस में, बेडरूम में साउंड एकदम नहीं आना। उस केस में डायरेक्ट कनेक्ट करे तो साउंड ज्यादा आता है। तो उसकी जगह पे क्या करते हैं? फिर प्लीनम बॉक्स लगाते हैं। और इसके अंदर देखिए प्लेट नजर आ रही, ये डिफ्यूज प्लेट है यहाँ पे। तो एयर जैसे सप्लाई होगा इस पे डिफ्यूज होके तब अंदर जाएगा, तो साउंड एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगा, मतलब 30 डेसिबल हो जाएगा या 30 डेसिबल से कम भी हो जाएगा। ठीक है, तो कॉरिडोर में साउंड का कोई मैटर नहीं है, तो वहां पे डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं। ओके, और कहाँ पे? सुपरमार्केट, डायरेक्ट। थिएटर्स डायरेक्ट कनेक्ट करेंगे या डिफ्यूजर लगाएंगे? डायरेक्ट कर सकते हैं। मूवी चल रही और उससे ज्यादा साउंड एयर का ऊपर से आ रहा, मजा आता है उसमें बैठ के? नहीं, वहां पे क्या चाहिए अपने को? डिफ्यूज प्लीनम बॉक्स चाहिए, ताकि साउंड से मूवी का आना, डिफ्यूजर का नहीं आना फिर। ठीक है ना, एकदम साइलेंट रहना। सिंपल सा लॉजिक। हाँ, बहुत ज्यादा साउंड आता, तो ऐसे थिएटर में मूवी देखने मत जाइए, बहुत ज्यादा आता। आप कहीं पे भी जाएंगे तो ऑब्जर्व कीजिए, खड़े होके वहां पे साउंड आती है आपको। जी ठीक है ना। सर प्लीनम का स्पेलिंग बताइए। PLENUM। अपन हैप कैलकुलेशन में भी चेक करे थे वाया प्लीनम। तो दिस इज व्हाट एज ए प्लीनम बॉक्स। राउंड डिफ्यूजर भी है, उसके ऊपर भी क्या लगा सकते हैं? प्लीनम बॉक्स ना, डायरेक्ट कनेक्शन। ये देखिए फ्लेक्सिबल डक्ट है, ये देखिए फ्लेक्सिबल डक्ट, ये एक्चुअल फ्लेक्सिबल डक्ट है। इसके
ये जो मेटेरियल प्लास्टिक का रहता, और ये कहीं कहीं पे देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे वायर रहता, यहाँ पे वायर लगी रहती थी ताकि उसको होल्ड कर सकते। पूरी प्लास्टिक का पतला दे दिया तो गिर जाता। इसको होल्ड करने के लिए बीच बीच में ये वायर का आपको होल्डिंग क्या रहता है, ये प्लास्टिक में। ओके, इसके ऊपर लगा रहता फाइबर ग्लास इंसुलेशन, और इस इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा के रखे, प्लास्टिक रखे। बट अच्छा क्या रहता यूज करना, एल्यूमिनियम। ओके, ये देखिए, ये आपका फ्लेक्सिबल डक्ट है, इनर डक्ट। मेटेरियल क्या है इसका, प्लास्टिक है। और यहाँ पे देखिए, ये पे वायर लगा हुआ होल्ड करने के लिए। इसके ऊपर क्या है, फाइबर ग्लास इंसुलेशन है। इसके ऊपर इंसुलेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगा हुआ, एल्यूमिनियम ब्लैंकेट या एल्यूमिनियम फॉइल लगा हुआ है। वेरी नॉर्मल सिस्टम। फ्रॉम द AHU और द पैकेज AC, एयर भी सप्लाई थ्रू द डक्टिंग, दूसरे फ्लोर को भी सप्लाई होगा, और दोनों फ्लोर से एयर रिटर्न होगा और वापस मशीन के पास जाएगा। ये तो नॉर्मल सिस्टम्स है। ये प्लांट रूम है जहां पे AHU रखा हुआ और अदर इक्विपमेंट्स भी रखे हुए हैं। तो प्लांट रूम में आपको मशीन की हीट रहती, मोटर की हीट रहती। तो इसीलिए आपने क्या लिखा था इंसुलेशन के केस में, सेकेंड पॉइंट में, आउटडोर और प्लांट रूम लिखे, देखिए लिखे थे ना, मुझे देखे से थोड़ी मिलता आंसर, नोट्स में देखिए। आउटडोर एंड प्लांट रूम में क्या लिखे, इंसुलेशन के साथ साथ एल्यूमिनियम फॉइल है, एल्यूमिनियम फॉइल के साथ साथ 0.6 mm ऑफ एल्यूमिनियम क्लैडिंग है। तो ये देखिए इंसुलेशन है, इंसुलेशन के ऊपर ये क्लैडिंग किया हुआ कितने mm का है, 0.6 mm एल्यूमिनियम का, ताकि हीट जो है कम एब्जॉर्ब हो और इंसुलेशन खराब नहीं हो जल्दी। तो इसके लिए क्लैडिंग करते हैं इंसुलेशन का। यहाँ पे देखिए, ये पाइप का क्लैडिंग किया हुआ, ये देखिए यहाँ पे रूफ के ऊपर, छत के ऊपर मशीन है AHU, वहां से डक्ट आ रहे। तो डक्ट पे इंसुलेशन है, बट उसके अलावा उस ऊपर में क्या किया हुआ, ये क्लैडिंग किया हुआ कितने का, 0.6 mm एल्यूमिनियम। ये डक्ट पीस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेट डक्ट पीस। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट डक्ट पीस। ये क्या है, कौन सा रेड्यूसर, इट इज इसेंट्रिक रेड्यूसर। इसको क्या बोलते हैं, इसेंट्रिक रेड्यूसर। ये क्या है, कौन सा एल्बो, 90 डिग्री एल्बो। व्हाट इज इट, वाई जॉइंट। किस टाइप का है, लैटरल टाइप। इट इज व्हाट टाइप, लैटरल टाइप ऑफ वाई जॉइंट। एक वाई जॉइंट आता है W टाइप, तो वो डोव टेल उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, डोव टेल। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ये भी वाई जॉइंट है, इसको क्या बोलेंगे, लैटरल टाइप। ये सारी बातें याद रखनी है सुन के। ये क्या है, स्ट्रेट डक्ट। व्हाट टाइप ऑफ डक्ट इट इज, शेप क्या है इसका, रेक्टेंगुलर। ये किस टाइप का है, ओवल डक्ट। ओवल, ओवल, फ्लेक्सिबल। ये भी फ्लेक्सिबल, ऊपर इंसुलेशन है। ये क्या है, ओनली फ्लेक्सिबल। ये देखिए एक्चुअली ये फ्लेक्सिबल डक्ट है, ओके, विदाउट इंसुलेशन। गुड, ओके। तो ये प्लास्टिक का रहता, इसके भी अंदर बीच बीच में क्या लगा हुआ, यहाँ पे वायर लगा हुआ आपको। ये क्या है, ये क्या है, ये फाइबर ग्लास इंसुलेशन है, इसके ऊपर एल्यूमिनियम कोटिंग की हुई। राउंड डक्ट, इसके ऊपर ये इंसुलेशन लगा हुआ और ये हैंग किया हुआ ऊपर, रेक्टेंगुलर। ये देखिए पाइप को यहाँ पे, ये देखिए जूट, ये सब बोरा आता है ना, बोरी, ओके, जिसमें राइस, गेहूं वगैरह रखते हैं। ओके, तो वो जूट की यहाँ पे ये इंसुलेशन है। इसको क्या करते हैं, क्लैडिंग कर देते हैं एल्यूमिनियम से। इन प्लेस ऑफ यूजिंग फाइबर ग्लास ये भी यूज कर सकते हैं। ओके, पैसा बचता ज्यादा थोड़ा। ये किस टाइप की डक्ट है, राउंड डक्ट। प्लास्टिक फाइबर ग्लास, प्लास्टिक कहां से आ गया, हाँ, फाइबर ग्लास इंसुलेशन विद एल्यूमिनियम फॉइल। ये क्या है, हाँ, ये 4 वे क्या है, हाँ, फिर कैसे मालूम कि सप्लाई है, ये रिटर्न भी तो हो सकता, नहीं, रिटर्न कैसा रहता,
वो ड्राइंग में डिनोट करते हैं वैसा, तो ये प्रैक्टिकल दिख रहा है ऐसा, ये ड्राइंग नहीं है, ये इमेज है उसका। तो इट इज व्हाट, इट कैन बी एनी टाइप, रिटर्न और सप्लाई। ये 4 वे है आपका सप्लाई डिफ्यूजर। ये क्या है? राउंड डिफ्यूजर। इट इज अ व्हाट, एग्रीगेट ग्रिल। ये पर नॉर्मली यूज करते हैं एग्जॉस्ट के लिए या नहीं तो रिटर्न के लिए। ये क्या है? स्विल टाइप। इसमें क्या रहता है, एयर जब फ्लो होगा तो ये रोटेट होना स्टार्ट होता है और वो चारों तरफ फैलता है वो। ये डबल डिफ्लेक्शन ग्रिल है। ये डबल डिफ्लेक्शन में क्या है, अब इस ग्रिल में क्या रहता है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है। मुझे कभी ऐसा रहता है कि एक ही बार ग्रिल में आधी एयर इधर फ्लो आधी एयर फ्लो, तो अगर ये लिए तो इसके डायरेक्शन चेंज कर सकते ग्रिल के। जैसे अब वाटर कूलर में डायरेक्शन चेंज करते हैं ना, वैसा ही। ये क्या है? स्लॉट डिफ्यूजर। कितने स्लॉट्स है इसमें? 3 स्लॉट्स है। ये क्या है? जेट डिफ्यूजर, जहां पे थ्रो बहुत ज्यादा चाहिए। जैसे एयरपोर्ट्स वगैरह में देखिए हाइट बहुत ज्यादा रहता, क्योंकि या तो साइड से बहुत लॉन्ग थ्रो करना रहता, तो उस केस में क्या यूज करते हैं? जेट डिफ्यूजर। ओके, जनरली अगर 25 फीट से ज्यादा थ्रो करना है तब अपने को क्या यूज करना है? जेट डिफ्यूजर। ओके, ये क्या है? ये बार ग्रिल है। ये ग्रिल का फ्रंट है और इसका बैक है, इसी का बैक है। इसमें डायरेक्ट डक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इस पर डक्ट कनेक्ट कर सकते हैं नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? हाँ, डक्ट के ऊपर फिक्स कर देते या नहीं तो प्लिनम चाहिए। ओके, प्लिनम बॉक्स लगा के तब कनेक्ट कर सकते हैं। ये कौन सी जॉइंट है? हाँ, ये डब्लू जॉइंट। एक्चुअली इसको डब्लू जॉइंट कभी नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? वाई जॉइंट में क्या है? डोव टेल है। ये क्या है आपको? ये डोव टेल। डोव मतलब डोव साबुन यूज करते हैं ना। हाँ, डोव एक पक्षी का नाम है, बर्ड का नाम है। तो उसका जो टेल रहता, पूंछ ऐसा ही रहता वो, ठीक है, इसलिए उस साबुन का नाम डोव टेल है। और इसको भी क्या बोलते हैं? डोव टेल। अच्छा, उसको डोव बोलते हैं, इसको डोव टेल बोलते हैं, ठीक है। बट कैटेगरी क्या है इसका? एज ए वाई जॉइंट। यहाँ पे सब फिटिंग्स डक्ट लगा हुआ। इसके ऊपर कौन सा इंसुलेशन लगा हुआ है यहाँ पे? नाइट्राइल रबर, बट विदाउट एल्यूमिनियम फॉइल। यहाँ पे देखिए डक्ट है, मशीन से AHU यहाँ से डक्टिंग की हुई इसके। ये कहीं पे देख रही है पंच किया हुआ, ये क्रॉस पंच। ये सिर्फ मशीन के पास में रहता है, इसलिए करते हैं कि मशीन से जैसे एयर आया, ये तो किसका? शीट का रहता ना, तो शीट फैलता बाहर की तरफ, फिर अंदर आता, फिर फैलता। तो इससे क्या होता? साउंड आता है ना। बिल्कुल कोई भी बॉक्स लीजिए, उसको जरा सा हिलने लगता हो, तो इसके लिए इसको पंच कर दिए तो ये अपने पोजीशन पे चले जाता। अब एयर कितना भी जाए आए वो फिर वापस नहीं आता। ओके, तो ये पंचिंग रिक्वायर्ड रहता है एवरी 4 फीट पे। हर एक 4 फीट पे क्या करते हैं? इसको पंचिंग करते हैं। यहाँ देखिए, आउटडोर के लिए सिर्फ। ये किस टाइप के डक्ट है? ओवेल। इसके ऊपर कौन सी ग्रिल लगा हुआ है? ये डबल नहीं है, एग्रेट ग्रिल। ये कौन सा है? ये स्पाइरल डक्ट है, स्पाइरल राउंड डक्ट, रेक्टेंगुलर। ये स्क्वायर पंचिंग किया हुआ। ये क्या है? कौन सा? AHU। ये चिल्लर है। कौन सा चिल्लर है? ये एयर कूल्ड चिल्लर है। ये क्या है आपका? एयर कूल्ड चिल्लर। कैसा मालूम होता है? कैसा, क्या है डिफरेंस एयर कूलर और वाटर कूल्ड चिल्लर में? वाटर में टैंक रहता है और टैंक में वाटर नहीं रहता। हाँ, तो अगर चिल्लर के ऊपर फैन लगा हुआ तो वो क्या होगा? एयर कूल्ड चिल्लर होगा। अगर फैन नहीं लगा हुआ तो वाटर से यूज करते, उसको क्या करते हैं? वाटर कूल्ड चिल्लर। तो ये एक साइट का फोटो है मुंबई का, तो इसको देखिएगा। चिल्लर जब आती या कोई भी इक्विपमेंट अगर छत पे रख रहे हैं, ये 5 फ्लोर की बिल्डिंग थी, तो कैसे ले जाते हैं? विद हेल्प ऑफ क्रेन। अगर क्रेन ऊपर तक नहीं पहुंच पाया, उस टाइम में ये चॉपर यूज करते, हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर से ले जाके छत पे डालते हैं उसका, ठीक है। तो ये एयर कूल, ये इसका क्या? एवापोरेटर है। यहाँ पे देखिए कंप्रेसर लगे हुए। यहाँ पे क्या रहता है आपका? कंडेंसर कॉइलर्स रहते हैं। और इसको कूल करने के लिए ऊपर में क्या लगा रहता है? फैन लगा रहता है।
ये HU है यहाँ पे, ये देखिए ऊपर फैन लगा हुआ है यहाँ पे। ये टोटल मिलके 3000 TR का चिल्लर है, एक 3000 टन का ये टोटल 3000 टन का एक चिल्लर है। कौन से टाइप का है ये? एयर कूल्ड है। तो ये एक नहीं है एक्चुअली, ये 2-3 को ज्वाइन किए हुए एक साथ। ये इस तरह वर्क होता रहता, इस पे फॉल सीलिंग लगा दिए तो सब छिप जाता। इस तरह साइट पे वर्क कराना पड़ता, अगर साइट इंजीनियर की जॉब लगी तो इस तरह खड़े होकर काम कराना पड़ता। ओके, ये कौन सी टाइप की रेड्यूसर है? ये कॉन्सेंट्रिक रेड्यूसर, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक, दोनों टाइप से रेड्यूस हो रहा है ना, कॉन्सेंट्रिक एक साइड से रेड्यूस हुआ तो इसेंट्रिक। ये देखिए AHU अप टू 25 TR स्लैब के साथ क्या कर सकते हैं अपन, उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ये फैंस है, ये देखिए सेंट्रीफ्यूगल चिलर ऑफ वाटर कूल टाइप है। यहाँ पे कहीं पे फैन दिख रहा वाटर कूल चिलर पे? नहीं, यहाँ पे वाटर यूज करते कूल करने के लिए। यहाँ पे देखिए इंडोर में भी एल्यूमिनियम इंसुलेशन है, इंसुलेशन के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल है, उसके ऊपर ये क्या लगा हुआ? क्लैडिंग किया हुआ। कितना क्लैडिंग रहता है? 0.6 mm। 0.6 mm का क्या रहता है? क्लैडिंग। इंडोर में भी करके रखे हुए ना, माइट भी हो सकता है इलेक्ट्रिकल पैनल रूम होगा तो वहां पे करे। उसके ऊपर ग्रिल लगा हुआ है। ये देखिए आउटडोर आपको ये पाइप होगा, इसके क्या करे आप? राउंड डक्ट होगा, इसको क्या करे? क्लैडिंग करे। ये कौन सा है? नाइट्राइल रबर। नहीं, पूरा नाम बोलना है बाबा, रबर बोले तो कैसा रबर होता है? नाइट्राइल रबर विद व्हाट? एज ए एल्यूमिनियम फॉइल। ओके, ये देखिए मशीन के पास भी, AHU के पास भी अपन को प्रीमियम लगाना पड़ता। कब लगाना, कैसा लगाना, कैसा साइजिंग करना, ये सब कुछ अपने को पढ़ना है इसमें। ये क्या है? स्लॉट डिफ्यूजर। कितने स्लॉट्स का है ये? 1 2 3 4 स्लॉट्स है। इसके ऊपर प्लेनम लगा हुआ, और यहाँ पे क्या कनेक्ट होता है? डक्ट, फ्लेक्सिबल डक्ट या राउंड डक्ट लाके कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो दिस वाज इंट्रोडक्शन अबाउट योर डक्ट। ये कौन सी डक्ट है? इट इज अ स्पाइरल डक्ट। यहाँ पे देखिए इनसाइड ये ग्रूव किया हुआ ना, ग्रूव कटिंग, अंदर ग्रूव कटिंग किया हुआ। इससे फायदा ये होता है एयर जो फ्लो होते तो स्ट्रेट फ्लो होता है, एकदम लॉसेस कम होता है इसमें। ये देखिए अंदर ग्रूव कटिंग किया हुआ, इंसुलेशंस। ठीक है, इतना ही। तो टुडे विल स्टॉप हियर, फाइन। सो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन कुछ कैलकुलेशन, कुछ और डिटेल्स, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टुमारो ऑल्सो वी हैविंग अ डिजाइनिंग क्लास ऑन द सेम टाइम। तो आई विल स्टार्ट द क्लास एग्जैक्टली एट 3:30, तो उससे पहले आने की कोशिश कीजिए। ठीक, गुड बाय, लव। सर यस, सर वो सीमेंट फैक्ट्री में कैसा होता है वेंटिलेशन का काम? सीमेंट फैक्ट्री में? जी। अच्छा, सीमेंट फैक्ट्री में अब कहाँ पे? वो पैकिंग जगह पे या फिर वेयर वर्किंग हाउस प्लेस में। में? हाँ, वर्किंग मतलब जहाँ काम हो रहा है। काम हो रहा है वहां पे वेंटिलेशन, फिर ACPH हाई रहता है, बस मेथड सेम रहता है आपको कैलकुलेशन का। ACPH जी आपको 30 ACPH लेके कीजिए जी। तो हो जाता है वो आपका पूरा 30 ACPH। जी, जस्ट। ACPS ना सर? हाँ हाँ, 25 to 30 ACPH लेके कीजिए, वो क्लियर हो जाता है वहां पे। ठीक है, ठीक, आज इतना ही। ओके, तो नमस्कार।